वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, दमदार बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। दमदार बहस एक ऐसा शो है जिसका मकसद है आपके मुद्दों को हुक्मरानों तक अपने मंच के माध्यम से पहुंचाना, ऐसी बहस को परोसना जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, जो किसी निष्कर्ष पर जाकर पहुंचे। दमदार बहस में उन सभी मुद्दों को हम उठा रहे हैं जिनसे आपका सीधा सीधा सरोकार होता है, यानी कि मुद्दे आपके होते हैं, मंच हमारा होता है, जवाब देते हैं हुक्मरान, क्योंकि हम पूछते हैं दमदार बहस में दमदारी के साथ दमदार सवाल। दमदार बहस में एक बार फिर से जिक्र दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग को लेकर। यूक्रेन में रूसी सैनिकों और यूक्रेन के सैनिकों के बीच जंग ने खतरनाक मोड़ ले लिया। रूस की विकराल सेना सिलसिलेवार तरीके से यूक्रेन पर कब्जा कर रही है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी यानी कि कीव पर अपना झंडा तक फहरा दिया है। तेजी के साथ रूसी सेना यूक्रेन पर कब्जा करने की फिराक में है। यूक्रेन और रूस के हमले से यूक्रेन में जो तबाही हो रही है उसका असर बाकी देशों पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि यूक्रेन में करीब 16,000 भारतीय छात्र फंसे हैं, क्योंकि तकरीबन 20,000 में से 4,000 छात्र वापस आ गए, यानी कि वतन लौट आए। सरकार यह कह रही है कि उनकी प्राथमिकता है छात्रों की वतन वापसी हो, जल्द से जल्द हो। इस बीच भारतीय छात्रों ने सरकार से अपील करनी शुरू कर दी, जल्द ही उन्हें भारत लाने में मदद की जाए। उधर सीसीएस की बैठक होती है, भारतीयों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाने का फैसला किया जाता है कि अब सड़क के माध्यम से पड़ोसी देशों तक उनको पहुंचा दिया जाए, जैसे कि कहीं कोई घटना न घटे और फिर पड़ोसी देशों से फ्लाइट के जरिए भारत तक उनको सुरक्षित लाया जा सके। ये कुछ देर पहले जानकारी निकलकर सामने आई, क्योंकि बवाल इस बात को लेकर भी मचा हुआ है कि लोगों को लाने में भारी दिक्कतों का सामना वहां के जो युवा हैं, छात्र हैं, वो कर रहे हैं और उनके साथ फर्जीवाड़ा तक हो रहा है। एक ऐसी स्थितियां भी बनी हुई हैं। लेकिन वहां पर फंसे हुए लोगों ने क्या कहा है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनके परिवार वाले क्या सोच रहे हैं, क्या इस वक्त मनोस्थिति बनी है, उन्होंने क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। जावेद हुसैन है और मैं यूक्रेन में खार्किव में वीएन करार्जिन यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और ये मेरा फाइनल ईयर है। जैसा कि सब देख ही रहे हैं कि अभी यूक्रेन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जहाँ मैं रहता हूँ खार्किव में, यहाँ भी सुबह से मैं लगभग कम से कम 10 से 15 बार बॉम्ब्स वगैरह की आवाज़ सुन चुका हूँ। यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह दागी गई हैं आसपास में। और स्टूडेंट्स, मेरा फाइनल है तो मुझे इतनी बड़ी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मैं लोगों से कम्युनिकेशन कर पा रहा हूँ। बाकी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनमें बहुत ज़्यादा फेयर है, वो डरे हुए हैं, रोनी हालत हो रखी है उनकी। बस हम लोग यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट एज सुन एज पॉसिबल हमको यहाँ से निकाले। और जितना हम टेंशन में नहीं, उससे ज़्यादा हमारी फैमिली टेंशन में है, क्योंकि मीडिया कुछ बढ़िया ही दिखा रही है कि क्या चल रहा है। तो मैं चाहूँगा इंडियन गवर्नमेंट से कि फेयर को कुछ रिड्यूस करें और हमको यहाँ से निकाले। और हमेशा आपदा में अफसर को नहीं देखा जाता है, कभी कभी अपने लोगों को भी देखा जाता है। थैंक यू। मैं यहाँ खार्किव मेट्रो के अंदर फंसी हुई हूँ। बहुत सारे बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं और सुबह 5 बजे से यहाँ बमबारी हो रही है। आप इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें यहाँ से निकालें। हेलो, मैं स्टूडेंट हूँ खार्किव की, और जैसे कि यहाँ पे कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और वॉर स्टार्ट हो चुका है, फ्लाइट भी बहुत बंद हो रही है, तो हमें कैसे भी करके इंडिया वापस जाना है। तो प्लीज़ कुछ आप अरेंज कीजिए या जो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स वगैरह सब ने कह दिया कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब साथ में रखना है, और जो भी है, और एम्बेसी ने भी कह दिया कि आप टेम्परेरीली कोई दूसरी कंट्री शिफ्ट हो सकते हो, या मतलब कुछ टाइम के लिए दूसरी कंट्री जा सकते हो, इसलिए प्लीज़ हेल्प कीजिए। थैंक यू। मेरा बच्चा पहले ही साल में है, अभी मतलब एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, और दिसंबर में 13 दिसंबर को यहाँ से गया था वो यूक्रेन पढ़ने के लिए। उस टाइम हालात सही थे, बाद में अब न्यूज़ आती रही, हालात बिगड़ते रहे। अब जो है वहाँ पर जो हालात ज़्यादा संजीदा हो गए। तो बच्चे से मेरी बात हुई थी रात, तो उसने बताया कि यहाँ पर अभी तो कोई परेशानी है नहीं, फ़िलहाल मैं बिल्कुल सही सलामत है वो, और किस तरह की वहाँ कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये हालात जब युद्ध के हो रहे हैं और युद्ध हो रहा है, रूस ने सुना अटैक कर दिया है, तो अब तो हम ये चाहते हैं, हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारी जो सरकार है यहाँ की भारत सरकार, और हमारे के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, हमारा उनसे अनुरोध है और गुजारिश है
कि वो जो है हमारे सभी बच्चों को जो इंडिया से हमारे छात्र हैं वहाँ पर पढ़ रहे हैं और या किसी भी काम से गए हैं जो वहाँ पर लोग हैं यूक्रेन में, तो हम ये चाहते हैं वो सभी लोग और हमारे बच्चा साथ साथ उनके सही और सलामत जो है वो हिंदुस्तान जो है पहुँचना चाहिए, वापस आना चाहिए बच्चा। आज सुबह मेरे बच्चे से बात हुई थी, मोहम्मद फैसल नाम है उसका, यूक्रेन में पढ़ रहा है, MBBS के लिए वो गया है बच्चा और धनिक से शहर में है यूरोप के बॉर्डर पर। तो उससे मेरी बात हुई, उसकी 2 मार्च की फ़्लाइट थी, मैंने कराई थी। वो बता रहा है कि अब फ़्लाइट जो कैंसिल हो गई है और हालात जो है नाजुक तो हैं ही वहाँ के। भारत सरकार से मेरी ये अपील है कि हमारे बच्चों को सकुशल भिजवाया जाए वहाँ से, और हम दुआ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि जल्द से जल्द वो घर लौटने की वापसी करें। वहाँ पे यूक्रेन में प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन ख़राब है, काफ़ी पैनिक हो रही है। वो MBBS की 4th ईयर की स्टूडेंट है और अभी वो पोल्टावा सिटी में है। पोल्टावा इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है और इस वक्त वहाँ पर इमरजेंसी लागू हो गई है। वो ये कि 20,000 में से तकरीबन 4,000 छात्र तो वापस आ गए, 16,000 छात्र अभी भी फंसे हैं। CCS की बैठक होती है, उसमें फैसला लिया जाता है कि हम बिना किसी खर्च के उनको वापस लाएंगे। ये तस्वीरें 5 हम अलग अलग जगह की, यानी कि ये बच्चे जो हैं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के हैं। रायसेन, संभल, लखीमपुर खीरी, बरेली, रतलाम के बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए यूक्रेन गए हुए हैं और वहां से अब इनको लौटना है। अपने माँ बाप से बातचीत वो करते हैं और बातचीत में वो ये बताने की कोशिश दरअसल उनकी तरफ से की जा रही है कि जल्द से जल्द सरकार मदद करे, और सरकार मदद अगर करती है तो वहां उस युद्ध की स्थिति एक तरफ अगर बनी हुई है तो उससे सरकारें निपटें, लेकिन कम से कम भारतीय गवर्नमेंट है वो हमको यहां से निकाले, क्योंकि सूचनाएं ऐसी तक मिल रही हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भारतीय छात्रों को एक बंकर में शरण तक लेनी पड़ रही है। यानी कि शरण जो है अब बंकर में लेने की नौबत तक वहां पर लोगों को आ गई, बच्चों को आ गई है। तो स्थिति वहां कहीं कहीं भयावह हो चली है। यही वजह है कि हमने देखा लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं। सैन्य जो ठिकाने यूक्रेन के हैं वहां पर रूस की सेना ने कब्जा तक कर लिया। 160 धमाके पहले दिन का अगर जिक्र करें, तकरीबन 140 जो यूक्रेन के नागरिक हैं वो मारे गए हैं इस हमले में। तो स्थिति वहां वाकई तनावपूर्ण बनी है। अब वहां से जो बैठक सरकार की ओर से जो CCS की बैठक हुई उसमें यह भी निर्णय लिया गया है कि अब रास्ता यानी कि रोड के जरिए रूस यूक्रेन से उनको पड़ोसी देशों तक ले जाया जाए और उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए, की जा रही है। उसके बाद पड़ोसी देशों से फ्लाइट के जरिए उनको भारत लाया जा सकेगा और यहां किसी भी तरीके का खर्च जो है उनको नहीं करना है। विशेष जो उड़ानें हैं और बिना किसी खर्च के सरकार उनको लेकर आएगी। ये दावा, ये वादा सरकार की ओर से किया जा रहा है, लेकिन धरातल की स्थितियां अभी वैसी नहीं है जैसा कि कहा जा रहा है। क्योंकि अभी हमने सुना जो बच्चे हैं जो फंसे हुए हैं वो कह रहे हैं लगातार कि फ्लाइट्स के रेट्स बढ़ा दिए गए। एक तरफ इस तरीके का भी सोशल मीडिया पर चलन चल रहा है और दूसरी तरफ ये भी एक स्थिति बनी हुई है कि लोग फ्लाइट बुक जिन्होंने कर रखी है वो फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। इसका जिक्र अभी एक छात्र के पिता जो आप सुन पा रहे थे उन्होंने भी ये जिक्र किया। तो कैसे इन सारी स्थितियों से निपटेंगे ये बहुत अहम है। और दूसरी तरफ स्थिति ये भी कि रूस यूक्रेन के जंग के बाद की स्थिति क्या बनने वाली है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। कर्नल गोपाल सिंह जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। गोपाल सिंह जी बहुत स्वागत आपका। प्रेम कुमार जी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम कुमार जी आपका बहुत स्वागत है। राजेश जौहरी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं। राजेश जी आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहली शुरुआत कर्नल साहब आपसे कर रहा हूं मैं कि स्थिति आप वर्तमान में कैसी देख पा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन पर लगातार रूस हमलावर है और जाहिर सी बात है अभी तक की जो जानकारी है कीव पर उन्होंने कब्जा कर लिया, सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया, रूस का झंडा फहराया जा रहा है, सैन्य ठिकानों पर धमाके हो रहे हैं, लोगों की जान तक जा रही है। क्या स्थिति आगे की आप देख पा रहे हैं? देखिए, जो यूक्रेन ने सोचा था वो हुआ नहीं। जो नाटो देश चाहते थे वो यूक्रेन ने किया नहीं और वो हो नहीं सकता भी था। बिल्कुल। और जिस प्रकार से रशिया ने अपना प्लान किया, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, उस प्लानिंग के मुताबिक वो आगे बढ़े और आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को देते हुए यदि वो चल रहे हैं और उसमें कामयाबी भी मिल रही है।
युद्ध नहीं होना था यदि रशिया और यूक्रेन आपस में बात करके वो दोनों सुलझा लेते, लेकिन वो बात हुई नहीं। और वो नाटो में किसी भी तरीके से यूक्रेन को जाना नहीं देना चाहता रशिया। अभी आपने ये कई बार आती है कि विश्व युद्ध होने की संभावना, ये संभावना, वो संभावना, संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में यदि हम देखें तो रशिया ने अपना तकरीबन फर्स्ट फेज का ऑब्जेक्टिव वो कंप्लीट कर चुका है। और किसी भी सामरिक युद्ध के अंदर कोई भी सेना यानी सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर अटैक या उनके ऊपर हमला नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ पहले उसमें यही होता है कि आप जितने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको ही ध्वस्त किया जाए, और ज्यादातर एयरपोर्ट जहाँ से हवाई जहाज की ताकत उड़ सकती है, जो नुकसान पहुंचा सकती है अटैकिंग फोर्सेस को, उसको ध्वस्त किया जाए। अभी तक ये भी आप देख रहे हैं कि यानी इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी रिफाइनरीज हैं या आपकी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, उसके ऊपर अभी तक रशिया ने हाथ नहीं लगाया। क्योंकि कल जब यूक्रेन रशिया के हाथ में आ जाएगा तो उस स्थिति में ये जितना नुकसान होगा वो रशिया नहीं भरना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये बात सामने आ रही है, और ये कई एक चीज नहीं है, राजनीतिक तौर पर भी देखिए। राजनीतिक तौर पे यानी काफी लोग जो रशिया के साथ में हैं, ईस्टर्न यूक्रेन के जो लोग हैं, दो यानी इसको यूक्रेन को 3 भागों में तो वैसे ही कर दिया, 2 को तो मान्यता भी दे दी। तो पूर्वी जो यूक्रेन वाले हैं वो रशिया के साथ में हैं। आंतरिक रूप से यदि यानी आम जनता को भी आप देखें तो जो वेस्टर्न साइड में जितनी पॉपुलेशन है उसमें से तकरीबन 20 से 30% रशियन जो हैं वो उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, यूक्रेन की तरफ से लगाया गया था कि वो वहाँ की भाषा, रशिया की भाषा भी नहीं बोलेंगे। तो उनके मन में भी काफी विरोध चल रहा है और चल रहा है। यदि इस रूप में हम आगे ये बढ़ता है, जैसे आपने बताया कि कीव के ऊपर झंडा फहराया जा चुका है। कीव जो है राजधानी है, किसी भी देश की राजधानी एक नर्वस सिस्टम होता है। वहाँ पे पॉलिटिकल सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर डिफेंस का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सारी डायरेक्शंस एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम देयर। यदि वो आपके हाथ में आ जाती है तो उसके बाद में फिर क्या? यानी दूसरा यहाँ पे एक और बात कहूंगा, वो ये कि एक सारा होता है दिमाग का खेल। जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जी समझ रहे थे कि उनको सामरिक मदद मिलेगी नाटो कंट्रीज से, वो सामरिक मदद की जो भावना थी या संभावना थी वो सारी नकारात्मक रूप में है। मॉनिटरी या पैसे की तरफ से या कोई दूसरी चीजों की यदि उनको मदद मिल सकती है, जो बाइडेन ने भी कहा, इसमें क्या ये इसको इस तरीके से देखिए, क्या ये नाटो का फेल्योर है? अमेरिका बार बार कहता रहा, लेकिन उसके बावजूद रशिया पूरी प्लान के साथ इस पर नजर बनाया हुआ था, और यही वजह कि 1.5 से 2 महीने पहले ही उन्होंने अपने बॉर्डर क्षेत्रों में सैनिकों को सेट कर दिया, 1.5 से 2 लाख। देखिए मैं यहाँ कहूंगा नाटो का फेलियर नहीं है। नाटो जो चाहता था वो नहीं हुआ, फेलियर नहीं है। ठीक है। फेलियर जब होता कि वो नाटो जो है लड़ाई लड़ने के लिए आ जाता और हार के जाता। यहाँ हार उनके मानसिक रूप से पहले ही हुई है, और फेलियर ये कह सकते हैं कि हाँ उन्होंने चाहा वो नहीं हुआ। जी। और रशिया अपने उद्देश्य में पूरा हो रहा है, क्योंकि रशिया ने पूरा कैलकुलेटेड रिस्क जिसको कहते हैं, पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक उन्होंने कार्रवाई की है। यदि लड़ाई 2 फ्रंट पे या 3 फ्रंट पे होती है तब तो उसको मुश्किल होती है। यहाँ चीन रशिया के साथ में है, इधर से कोई आपको झगड़ा दिखाई नहीं देता। नाटो कंट्रीज ने साफ कह दिया कि हम सामरिक स्थिति से मदद नहीं करेंगे, लेकिन वाकई मदद करने के लिए तैयार हैं। सैंक्शन लगाएंगे, पहले भी उन्होंने सैंक्शन लगाई, उससे रशिया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूक्रेन जो है उस इलाके में सबसे बड़ा राज्य है, और इसको यदि नाटो अपने साथ में जोड़ना चाहता है वो उससे रशिया को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। बिल्कुल। इसलिए वो नहीं चाहेगा कि किसी हालत में ये नाटो के साथ में जाए। बिल्कुल। क्या अब ये हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है? ऐसी स्थिति है आपको लगता है कर्नल साहब कि ये अब संभव नहीं? 24 घंटे के अंदर हो सकता है कि ये जो बातें अभी आज उन्होंने राष्ट्रपति जी ने करी हैं पुतिन से, तो पुतिन ने कोई
जवाब नहीं दिया, वो अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर के चल रहा है। ठीक। अब उसने भारत के प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि आप जो है इसको समझाइए। हाँ। कल सीसीएस की मीटिंग में जो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने डिसीजन लेने के बाद 25 मिनट पुतिन जी से बात की है। उसमें क्या बातें की है वो सामने प्रेस में बताया गया कि हमारे यानी जो भारतीय हैं उनको वहां से निकालना, और दूसरा अपने इस युद्ध को बैठ करके सुलझाने की कोशिश की। मैं यहाँ एक और बात बताना चाहता हूँ जी कि भारत से यूक्रेन मदद मांग रहा है। मैं आपको 1998 में जब इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट किया था उस वक्त इसने इसको खंडन किया था। भारत क्यों मदद करे भाई? नंबर 2, भारत को जब खिलाफ में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की बात चली, तब इसने जो है अगेंस्ट में वोट दिया था। पाकिस्तान को इसने T-70 टैंक जो है तकरीबन $650 मिलियन के भेजे हमारे खिलाफ। उसके अलावा ये इसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी और कश्मीर के ऊपर जब मुद्दा आया था उस वक्त नहीं दिया, यूनाइटेड नेशन के लिए यस बोला। और भारत से ये मदद चाहता है, जरूर भारत मदद करेगा, लेकिन ना तो सामरिक ना ही किसी और रूप में, सिर्फ पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक लेवल पर पुतिन को। और बिल्कुल, और डिप्लोमेटिक लेवल पर उन्होंने कह दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले का हल होना चाहिए, जैसे कि हमारे जो लगातार देश की ओर से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से बात करके किसी भी मसले का हल निकाला जा सकता है, कम्युनिकेशन के साथ निकाला जा सकता है। मैं लौट रहा हूं, और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए, प्रेम कुमार जी भी हैं हमारे साथ और राजेश जौहरी जी भी हैं, लेकिन इस बीच फोन लाइन पर हमारे साथ वीके न्यूज में जुड़ गए हैं सतीश चंद्र जी हैं, जो कि गौरी के पिता हैं, मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और गौरी जो है वो यूक्रेन में फंसी हैं। सतीश चंद्र जी, स्वागत आपका वीके न्यूज में। सतीश जी, आवाज मिल रही है आपको? सतीश जी, चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया, क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने घर सुरक्षित वापस लौटे, और सीसीएस की बैठक में भी बड़े अहम फैसले ले लिए गए। राजेश जी, क्या लगता है, सीसीएस की बैठक में फैसले भी लिए गए कि पहले रूट के जरिए उनको पड़ोसी देशों तक पहुंचाया जाएगा, फिर पड़ोसी देशों से जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है फिलहाल वहां से फिर उनको फ्लाइट से भारत लाया जाएगा। इसमें थोड़ी देरी हुई है, क्या लगता है आपको कि यूक्रेन में ये स्थिति बन गई थी? हालांकि सरकार की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई थी कि वहां से लोग जो है निकलना शुरू कर दें, तो क्या देखें इसे, किस तरीके समझें? चिंता की बात ये है इसमें कि जब ये यूक्रेन का विवाद कोई 1-2 घंटे या 1-2 दिन के अंदर नहीं हुआ है, कितने दिनों से चल रहा था। लगातार इंटरनेशनल एक्सपर्ट कह रहे थे कि रशिया हमला करेगा, नाटो वाले अपने स्टेटमेंट बार बार दे रहे थे। तो दुर्भाग्य की बात है, आज सारे पेरेंट्स सरकार को कोस रहे हैं कि हमें बच्चों को कैसे भी निकालो। ठीक है, सरकार तो जिम्मेदारी है, सीसीएस ने अपना काम किया, लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी थी जब सारी फ्लाइट चालू थी, जब सारे साधन चालू थे, रोड जो रूट है वो भी तैयार थे, रेल रूट भी सब चालू थे दूसरे देशों में आने के लिए। तो उस समय इन्होंने पता नहीं क्या लालच था, भारत के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं, लगभग 18,000 थे, अब 16,000 रह गए हैं, और वो लगातार वो अब क्या ट्वीट कर रहे हैं कि सरकार पे प्रेशर बनाओ। सरकार पे प्रेशर बनाने के कारण मसूद अजहर छूटा था, जब आपको ध्यान होगा जब अपना प्लेन हाईजैक हुआ था। सरकार को हर चीज सरकार पे जिम्मेदारी पे हम चलते हैं, ये सबसे गलत बात है, क्योंकि बच्चे हमारे थे, बच्चे अपने थे, तो आपकी जिम्मेदारी थी, आप पहले ही बुला लेते हैं उनको। आपको इतना अगर 1-2 महीने की पढ़ाई छूट भी जाती तो चल जाता, लेकिन आज अगर वहां पे कोई बम फट गया, भगवान न करे कोई हादसा हो गया, तो उसका जिम्मेदार सरकार नहीं होगी, उसके जिम्मेदार उनके पेरेंट्स होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो नाटो ने भी, देखिए, अमेरिका ने ये पहली बार किसी को धोखा नहीं दिया है। अमेरिका का अपना एक चरित्र है अमेरिका का, इसी कारण से भारत अमेरिका को उतनी ही दूर रखता है जितनी उसकी जरूरत है। चाहे कितना भी कुछ कारण हो जाए, अमेरिका कितना भी पास आना चाहे, लेकिन उसको एक डिस्टेंस मेंटेन करता है। और जिस देश ने अमेरिका का साथ दिया, जिसने उसको अपने अपना दिया, उस देश को उन्हें बर्बाद कर दिया। ओके राजेश जी, मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ आपको। गौरी के पिता हमारे साथ सतीश चंद्र एक बार फिर से फोन लाइन पे जुड़ गए, मथुरा से हैं वो, और यूक्रेन में गौरी फंसी हुई हैं। सतीश जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आ रही है सर। जी सतीश जी, किस तरीके की दिक्कतें फिलहाल आपको हो रही हैं? क्या बातचीत हो पाई गौरी से आपकी यूक्रेन से निकलने के लिए? क्या व्यवस्था, क्या नजर आ रहा है सतीश जी? सर ये समझो रात भर नहीं सो पाए सर, और पर्दे को परेशान तो दुनिया का कोई भी माता पिता ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों के लिए परेशान ना होगा। बिल्कुल।
और देश के तो मेरी अकेली बेटी थोड़ी है सर, मेरे ही बेटी बेटे हैं वो, और मेरे देश के बेटी बेटे हैं। तो क्या कोई मदद की स्थिति वहां बन रही है क्या? किसी से बातचीत आपने की है? क्योंकि एक हेल्पलाइन नंबर लगातार हम भी चला रहे हैं। नहीं जी नहीं सर, ऐसा मैंने बेटी से ही बात की थी, आज भी की थी, तो डेली टच में हूँ बेटी के। सर कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी सर, मैं कह रही पापा टेंशन मत लो, सब मुमकिन है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बच्चे सब सुरक्षित हैं और सरकार की भी जिम्मेदारी है सर। ओके ठीक है, यानी कि आप आश्वस्त हैं, सब कुछ ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं नजर आ रही है, और अगर आना होगा तो उसकी व्यवस्था भी सरकार कर रही है। सतीश जी सर यही उम्मीद है सर सरकार से। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर आपका जुड़ने के लिए सतीश जी। राजेश जी अपनी बात पूरी करें आप। सतीश जी ने भी हालांकि कह ही दिया कि इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। जी जी देखिए, आपको बताएं, चाहे यमन में आपको ध्यान हो, यमन में जब अचानक वो युद्ध अचानक हुआ था, मान रहे हैं अपन, क्योंकि उसमें समय नहीं मिल पाया था। लेकिन आप देखिए जनरल वीके सिंह जो अपने सेनाध्यक्ष थे, फिर बाद में सांसद बने, और उन्होंने किस तरह से, शायद विदेश राज्य मंत्री थे, उन्होंने किस तरह से उसको टैकल किया। वो गए और सारे अपने नागरिकों को वहां से निकाल के लाए। तो सरकार तो देखिए, इस सरकार से तो पूरी उम्मीद सतीश जी को भी होनी चाहिए। गौरी जैसे सतीश जी की बेटी है, वैसे अपनी भी बेटी है ना, और वो पूरे देश की बेटी है, और सारे बच्चे सबके बेटी बेटे हैं। लेकिन बस ये है जो सीसीएस की बैठक में जो बहुत सारे जो वो फैसले हुए, उसमें एक महत्वपूर्ण फैसला ये था कि किसी भी कीमत पर अपना एक भी भारतीय जो है उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये सरकार की जिम्मेदारी हमें दिख रही है। मतलब देखिए, चाहे केदारनाथ हादसे के समय, यमन के समय जो लोगों को एवैक्यूएट किया था, तो और जो लार्जेस्ट एवैक्यूएशन सिर्फ अपने देश के बच्चे और अपने देश के लोग नहीं, उन्होंने कई देशों के लोगों को अपने बाहर निकाला था वहां से। तो इसलिए अभी भी कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर, हालांकि अभी सतीश जी ने बात मना कर दिया कि क्योंकि वहां से भी उनको यही रिवर्ट मिला, गौरी ने भी उनको आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक है पिताजी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर और हम भी कई ऐसी चीजें चला रहे हैं जो सामने आ रही है कि पैनिक भी है, सिचुएशन पैनिक भी है, बंकरों में बच्चों को रुकना पड़ रहा है। देखिए, पैनिक होना इसलिए तय है कि आपके 4 किलोमीटर दूर एक रात में बड़ा सा बम गिरता है और उससे 500 मीटर ऊंची लपटें निकलती हैं, तो वो कई किलोमीटर तक दिखती हैं। तो पैनिक तो होना तय है। वो बम 4 किलोमीटर इस तरफ गिर जाए तो इधर स्वाहा हो जाए, जो उस तरफ तबाही हुई है वो इस तरफ हो जाए, और फिर कुछ क्या सिविलियन इलाकों में भी बम आए हैं, तो इसलिए पैनिक होना तय है। लेकिन आप ये मान के चलिए, हमें ऐसा लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेदार है, और कैसे भी, और जो 25 मिनट अगर एक राष्ट्रपति, जो अटैकर राष्ट्रपति, खतरा तो अटैकर से है ना, खतरा यूक्रेन से तो नहीं है, तो अटैकर को एक चीज शुद्ध हिंदी में बताई होगी अपने प्रधानमंत्री ने कि भाई हमारा एक भी भारतीय को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बात तो हमें पक्का लगता है, एक बात तो तय है। दूसरी बात ये है कि हाँ, अमेरिका की बात हो रही थी, तो अमेरिका ने जिस देश में भी अपना झंडे गाड़े हैं, जिस देश में भी अपना कैंपिंग की है, उस देश को बर्बाद कर दिया है, और वही यूक्रेन के साथ हुआ। आप देखिए, ये बुंदेलखंड की कहावत है कि कुवत नहीं है तो फिर मतलब उसका मतलब ये होता है कि हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। आपको रशिया जैसी महाशक्ति से टकराने की जरूरत क्या थी? आपको अगर शायद बैकग्राउंड मालूम होगा आपको, तो कि इनकी कोई लड़ाई नहीं थी। रशिया की बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट हैं जो यूक्रेन में थे। जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था उस समय ये बात हुई थी कि रशिया उनका इस्तेमाल करता रहेगा और उसका हिस्सा इनको मिलता रहेगा। लेकिन ये पता नहीं किस घमंड में नाटो के और किस उसमें आ गए कि इन्होंने जो हमारे अपने देश के साथ, जैसा कर्नल साहब ने कहा सही है, हर बार भारत के साथ धोखा किया है इन्होंने, और इन्होंने अपने पितृ देश रशिया है उसका सपोर्ट रखते तो आप कितने मजबूत रहते। आप मत जाओ उसकी संप्रभुता अपनी अलग बनाए रखो, लेकिन कम से कम उसकी बात तो मानते रहते हैं। और आपने इतनी बड़ी महाशक्ति से दुश्मनी भी ले ली, और किसके भरोसे? एक ऐसे देश के भरोसे जो किसी का साथ नहीं देता है, सिर्फ बर्बादी कराता है। तो ये एक चिंता की बात है, और ये चीज यूक्रेन से हर देश को सीखना चाहिए। पाकिस्तान की बर्बादी के पीछे भी अगर कोई देश होगा तो वो अमेरिका ही होगा, ये मान के चलिएगा। ठीक, हालांकि पाकिस्तान तो मिलने तक पुतिन के सामने चले गए, वो अलग। हालांकि पहले की मीटिंग का वो पूरी स्थिति बनी हुई थी। ठीक है, प्रेम कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम कुमार जी, किस तरीके से देख पा रहे हैं आप जो फिलहाल यूक्रेन में हो रहा है, रूस कर रहा है, और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर इसको देखें तो कि मदद नहीं करना चाहता और करना भी चाहता है, बायलैटरल रहना चाहता है, न्यूट्रल रहना चाहता है? देखिए, पहली बात तो हम वहाँ फंसे हुए छात्रों से ही शुरू करना चाहते हैं। वहाँ जो स्थिति है, आज अभी भी बीबीसी की रिपोर्ट आप देखिए, वहाँ जो छात्र फंसे हुए हैं उनका कहना है
कि उनके पास में खाने के लिए अब चावल गेहूं नहीं मिल रहे हैं बाजार में, हम मैगी और बिस्किट लेकर के बैठे हुए। ये छात्रों का एक समूह है, हम नहीं कहते कि यही स्थिति सारे छात्रों पर होगी, लेकिन एक स्थिति जो सामने है उसको हम कह रहे हैं। ठीक है। तो छात्र मुश्किल में है, वो भी दो दिन 3 दिन तक का ही मैगी बिस्कुट है, तो इनको निकालने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारत सरकार पर है। दूसरी बात यह है कि ये कहना कि भारत सरकार का कोई दोष ही नहीं है, सारा दोष जो गार्जियन का है, ये इसलिए गलत है क्योंकि पिछले दौर में जो समय था उस दौरान आप देखिए 30,000 छात्रों को लाना था, 10,000 के करीब आए, 20,000 फंसे हुए। तो इसमें आप टिकट से 1.5 लाख रुपए का टिकट, 35-40 हजार का टिकट का दाम बढ़ के 1.5 लाख रुपए कर लिए। आपने जो क्या पैसा कमाने प्रायोरिटी था, आज बोलते हम एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर हम छात्रों को बचाना चाहते हैं। अरे आप वही कीमत छोड़ देते, फ्री में उठा के ले आते छात्रों को, ये करने की जरूरत नहीं। वो सीसीएस की बैठक में फैसला लिया गया है प्रेम कुमार जी, सीसीएस की बैठक में यही फैसला लिया गया है कि बिना किसी खर्च के ऑपरेशन चलाया गया है और उनको लेकर आया जाएगा। ये फैसला भी लिया, कुछ देर पहले ये जानकारी सामने आई। अब इसमें कितना खर्च करना पड़ रहा है या फिर क्या हो रहा है, क्या ये सोशल मीडिया पर केवल एक वायरल के तौर पर ना देखें इसको? हालांकि कई लोगों को दिक्कतें आई हैं, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि ऐसी स्थिति बनी है। आप पूरी बात समझिए तो जी, जब हमारे पास वक्त था वहाँ के छात्रों को हम अपने यहाँ एडवाइजरी जारी करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक ऐसी परिस्थिति गंभीर है जबकि वहाँ के लोगों को यहाँ आना चाहिए, यही तो एडवाइजरी थी, यही तो इसका मतलब था। तो उसमें हमारी सरकार की तरफ से ये जो सिस्टम बना कि 35,000 का टिकट अगर 1.5 लाख रुपए हो रहा था तो सरकार की आंखें नहीं खुली थी क्या? क्या हम उनको फ्री में उस समय नहीं ला सकते थे? आज हम फ्री में लाने की बात कर रहे हैं, यही तो सवाल है। हम गार्जियन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, हमने क्यों नहीं पहल की? दुनिया की में युद्ध होने वाला है, इस बात को छात्र समझ रहे थे कि हिंदुस्तान की सरकार समझ रही थी? सबसे पहले तो सरकार समझ रही थी ना कि युद्ध होने वाला है, लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार अब कर रही है। अरे अब जो कर रहे हैं तो आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे? नहीं, सरकार तो कर रही है, उससे मत पूछे, सरकार की तो कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की है, उसके माँ बाप की है, वो क्यों नहीं ले आए? एक साथ 30,000 स्टूडेंट्स को किस माध्यम से ले आते गार्जियन? ये व्यवस्था तो सरकार करेगी कि एयरलाइन से लाया जाए। ये इस बात को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। ये इस मोर्चे पर ये दूसरी बात यह है कि जो कल रात बाइडेन ने जो 12 बजे रात को भाषण दिया वो निश्चित रूप से निराश करने वाला भाषण है। उन्होंने सेना की मदद करने से इनकार कर दिया। वो नाटो जिसका मेंबर बनाने के लिए यूक्रेन को सारे देश परेशान थे और यही युद्ध की वजह है, वो नाटो देश उसका साथ देने से मुकर गया। आर्थिक प्रतिबंध की बात करते हैं, आर्थिक प्रतिबंध से जब हिंदुस्तान नहीं डरा था परमाणु विस्फोट के बाद में, तो क्या है रूस डरेगा? रूस महाशक्ति आज भी है, रूस नहीं डर सकता आर्थिक प्रतिबंधों से और अमेरिका उसको दबा नहीं सकता। ये अमेरिका की कायरता है कि एक यूक्रेन जैसे देश को युद्ध में उसने फंसाया और वक्त के जब समय आया तो उसको मदद करने से इनकार कर दिया। ये दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात की है जो रूसी प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन से, और ये बातचीत 2 महत्वपूर्ण विषय पर हुई। प्रधानमंत्री जी ने बयान जारी किया रात ही अपने हस्ताक्षर से, उसमें 2 बातें साफ तौर पर कही गई। एक ये कि हिंसा नहीं होनी चाहिए और दूसरा ये कि भारतीय छात्रों को सुरक्षित पैसेज मिलना चाहिए, सुरक्षित लाने में मदद की जानी चाहिए। दोनों गंभीर है, जरूरी है और वक्त के हिसाब से ये है। तो ये भारतीय प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है, बातचीत की है। तो भारत की चिंता जो देखिए, यूक्रेन से तो खतरा नहीं है, रूस से बात हमारी हो चुकी है और नाटो देशों के सहयोग से हम पोलैंड, हंगरी, रोमानिया तमाम देशों के जरिए स्थल मार्ग से वहां पहुंचा करके हम हवाई मार्ग से लाने की स्थिति में ये कोशिश चल रही है। लेकिन इन कोशिशों को जरूर तारीफ होनी चाहिए और ये वक्त के हिसाब से है। लेकिन आपका ये कहना है कि ये व्यवस्था थोड़ी सी और पहले हो जानी चाहिए थी, उनको लाने की व्यवस्था पहले होनी थी, सरकार की गलती है। अच्छा, ठीक। राजेश जौहरी जी, क्या लगता है सर, ये स्थिति पहले से बनाई जानी चाहिए थी? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर वहां युद्ध की स्थिति बन रही है, हालांकि बड़ा अनएक्सपेक्टेड है ये चीज, क्योंकि उस वक्त लग नहीं रहा था कि यूक्रेन पर इस तरीके से। एडवाइजरी का क्या मतलब है? क्या बात करते हैं? नहीं, पर एक बात एडवाइजरी का क्या मतलब होता है? सरकार एडवाइजरी जारी कर रही है तो अनएक्सपेक्टेड है। नहीं, एडवाइजरी जारी करने के बाद हरकत में सरकार को आना चाहिए, प्रेम कुमार जी ये कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति जो है वो ढिलाई जैसी बनी रही। लेकिन युद्ध की बात अगर करें, जब तक एडवाइजरी जारी नहीं थी
तब तक ऐसा लग नहीं रहा था कि ये ऐसा कुछ होने वाला। नहीं देखिए, ऐसा है कि आप तो छोटी छोटी बातें देखिए, जब कोई दंगे की स्थिति होती थी, आजकल तो काफी समय से दंगे नहीं हो रहे हैं, तो जैसे मुहर्रम आने वाला है, कोई त्योहार आने वाला है, तो हमको दशहरा आने वाला है, तो पहले से आइडिया रहता था, तो 1-1.5 महीने पहले से वो प्लानिंग हर पॉपुलेशन अपने अपने हिसाब से कर लेती थी कि कहाँ पे क्या। तो आप बताइए, ये तो इतना बड़ा मामला था, रूस जैसा एक देश हमला करने वाला है और एडवाइजरी जारी बार बार हो रही है, और एडवाइजरी जो है उन विश्वविद्यालयों को भी गई हैं। अभी हमने आपसे बात करते करते नेट पे चेक किया, उन विश्वविद्यालयों को गई जहाँ जहाँ ये लोग पढ़ रहे थे। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है, नहीं इससे बड़ी बात ये है, ये जो फ्लाइट्स महंगी हुई हैं, ये तो पिछले 8-10 दिन में महंगी हुई हैं। हाँ। उससे पहले आपके पास मौका था। पेरेंट्स क्या होता है आपको पता है? पेरेंट्स ये सोच रहे, पेरेंट्स तो देखिए माँ बाप से, जैसे सतीश जी का जो दर्द है ना, वो ना प्रेम कुमार जी समझ सकते हैं, ना कर्नल साहब समझ सकते हैं, ना आप और ना हम। बिल्कुल। जो सतीश कुमार जी का जो दर्द, लेकिन वो कई दर्द पेरेंट्स सामने आए, उनसे बातचीत हमारी हुई, तो वो कह रहे हैं कि हम कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, ये तक जिक्र कर रहे हैं, हमारा बच्चा सुरक्षित आ जाए, क्योंकि यही प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक बात और बतानी थी आपको, यूक्रेन वगैरह जो मेडिकल करने जो भी लोग जाते हैं, जैसे ओडिशा में बहुत सारे इंदौर के बच्चे भी है, भोपाल के बच्चे हैं, तो वहां पर क्या होता है, हमारे यहाँ जो मेडिकल में जो फीस लग रही है उससे ज्यादा फीस लगती है, बस वहाँ कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होते हैं वहाँ पे। अच्छा, और वो जो उनका जो स्टैंडर्ड है ना, वो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन हमारे जो कई ऐसे डॉक्टर्स हैं, आपको बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके बच्चे अच्छे नहीं निकले, पर अब उनको अपनी गद्दी सौंपनी है उनको, तो वो यूक्रेन भेज देते हैं, रशिया भेज देते हैं मेडिकल करने के लिए, और इतने इतने पैसे वहां खर्च करते हैं। तो उसमें ये 70,000 80,000 का टिकट हो गया, 1.5 लाख का, ये इनके लिए सेकेंडरी चीज है। प्रेम कुमार जी ने इस चीज को नहीं ध्यान दिया कि वो जो इतना खर्चा कर रहे हैं वो लोग, 25-30 लाख 1-2 करोड़ रुपए तक उसको फीस में खर्चा कर रहे हैं, बाकी रहने खाने पीने का अलग खर्चा है। जी। तो उसमें ये 1.5 लाख उनके लिए, और देखिए जान से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल। जब भी आज आप देखिए ट्रेन, कभी आपने कभी ट्रेन फंसी हो अगर, एक बार हम लोग, बहुत पुरानी बात है, ट्रेन हमको पानी, 1 गिलास पानी आज से करीब 25 साल पहले 1 गिलास पानी जो है हमको 10 रुपए का मिला था, हमने पिया। क्योंकि क्या होता है देखिए, जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो उस समय, लेकिन फिर हम आपको कहेंगे सरकार की जिम्मेदारी जितनी थी सरकार ने की, पेरेंट्स सेंसिटिव नहीं थे। इस बात का दुख है, एज ए पेरेंट हमें तो दुख है इस बात का कि उन्होंने समय पे एक्शन नहीं ली। ओके, ठीक है राजेश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। और प्रेम कुमार जी हालांकि हमारे साथ अभी संपर्क उनका टूट गया, एक बार फिर उनको जोड़ेंगे। और कर्नल साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, गोपाल सिंह जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।